हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आईएएस विद अरिहंत के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं केजीएफ सर आप सभी का जो है तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज हम फिर से जो है आईएएस विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज के साथ जो है एक बार फिर से जो है जुड़ रहे हैं। और ये सीरीज जो है आईएएस और पीसीएस के उस हर अभ्यर्थी के लिए या हर उस स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार प्रीलिम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक, पीसीएस आपका यूपी का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, किसी भी स्टेट का हो सकता है। ठीक है, चलिएगा। तो इस बार प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने के लिए अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा जो है ये सीरीज जो है चालू की गई है। और इस सीरीज में हम आपको जो है टॉपिक वाइज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अर्थात भारतीय राज व्यवस्था के सारे टॉपिक जो है एक एक करके जो है कंप्लीट करा रहे हैं। और हमने जो है इस बुक का जो है सबसे पहला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। और आज हम जो है इस पुस्तक का जो है सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, चलिएगा। तो उम्मीद करना चाहूंगा कि आप लोग जो है तैयार होंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी कि आपको इस बुक में क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको इस बुक में जो है बच्चा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है डिवीजन जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा जो है इसमें जो है टॉपिकल जो है तमाम जो है माइंड मैप के थ्रू जो है आपको जो है कुछ ऐसे की पॉइंट भी दिए जाएंगे जो आपको प्रीलिम्स में जो है हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में जो है आपको देखने को मिल जाए। ठीक, तीसरी चीज ये 100% जो है एरर फ्री जो है। ठीक, एक्सप्लेनेशन जो इसमें दिया गया है वो जो है एरर फ्री है, उसमें किसी प्रकार का जो है आपको किसी प्रकार का जो है समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन तमाम चीजें जो है देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में जो है आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिएगा। चलिएगा, तो आप सभी जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक, चलिए आज की इस क्लास में जो हम भारत के संवैधानिक निर्माण की पृष्ठभूमि पर जो है चर्चा करेंगे। कहने का मतलब आज वर्तमान में आज वर्तमान में हम भारत में भारत में जिस संविधान को देख रहे हैं जिस संविधान को देख रहे हैं इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ आज हम ये जानेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू होंगे उनको जो है करने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्लियर है? चलिएगा। और आपको बता दूं कि जब भी किसी चीज का निर्माण होता है तो पहले उसके लिए मांग उठती है और फिर उस मांग की जो है पूर्ति होती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा अपने माँ बाप से किसी चीज की डिमांड कर रहा है और वो डिमांड धीरे धीरे करके इस लेवल पर पहुंच जाएगी कि फिर उसके गार्जियंस को उसकी उस डिमांड को जो है पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि एक 5 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप से जिद की कि मम्मी या पापा मुझे एक साइकिल चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त के पास जो है साइकिल है। ठीक, अब एक बार मम्मी पापा ने उसकी डिमांड को सुना तो कहा हाँ ठीक है दिला देंगे, टेंशन मत लो दिला देंगे, अभी आप पढ़ाई पे फोकस करो।
जब बच्चे ने देखा कि 1 महीने 2 महीने माँ बाप ने जो है मुझे साइकिल नहीं दिलाई है, फिर उसने दोबारा मांग उठाई कि मम्मी पापा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे साइकिल चाहिए, आपने मुझे साइकिल नहीं दिलाई। तो उन्होंने फिर उससे कहा कि ठीक है हम दिला देंगे। मगर ये मांग धीरे धीरे करके उस बच्चे की इस कदर पहुंच गई कि अब उसने कहा कि अब मुझे साइकिल चाहिए तभी मैं खाना खाऊंगा, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूं। तब जाकर के फाइनली उसके माँ बाप उसको जो है मार्केट लेकर के जाएंगे। मार्केट ले जाने के बाद उसे वो साइकिल जो है दिला देंगे। सेम कंडीशन यहां पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमें देखने को मिलती है। ठीक, यहां पर माँ बाप के स्थान पर ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, जिनका इंडिया उपनिवेश है, कॉलोनी है। ठीक, और उन ब्रिटिशर्स के सामने इंडियंस जो है, ठीक, उस बच्चे की तरह साइकिल की मांग कर रहे हैं, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, अर्थात संविधान सभा ने। तो इस संविधान सभा की जो है मांग उठा रहे हैं और ये मांग कंटिन्यूअस उठती रहेगी, उठती रहेगी, उठती रहेगी। तब जाकर के फाइनली ब्रिटिशर्स या अंग्रेज भारतीयों की इस संविधान सभा की मांग को जो है पूरा कर देंगे। ठीक, तो हम अपने इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान सभा की मांग को जो है पढ़ेंगे। ठीक, तो भारत के संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम जो है यही पढ़ेंगे। क्लियर? चलिएगा, आइएगा, लेकर के चलता हूं आगे। ठीक है बच्चा, तो हम यहां पर जो है क्या पढ़ेंगे? तो हम यहां पर पढ़ेंगे इस भारत के संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि में संविधान सभा की मांग। ठीक, और इस संविधान सभा की मांग को हम देखें तो यहां पर आपको 1922 देखने को मिल रहा होगा। ठीक, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है समझा पाऊंगा। यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? 1922। मगर हम इसको 1922 से नहीं समझेंगे, हम इसको यहां से समझेंगे 1895। ठीक, जिस प्रकार 1992 में संविधान सभा का निश्चित उल्लेख गांधी जी द्वारा किया गया था, इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार संविधान का पहली बार उल्लेख हमें बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? तो स्वराज्य विधेयक बाल गंगाधर तिलक के में जो है हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको मेरी बातें जो है समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं पर भी 1% भी डाउट होता है या कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आती है तो बच्चा आप जो है हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक, क्लियर है। चलिएगा, तो हमने आपको यहां पर यह बताया कि 1895 में संविधान का पहली बार उल्लेख हमें, ठीक, बाल गंगाधर तिलक, क्या, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर। चलिएगा, फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद जो है हमें यहां पर 1992 में जो है संविधान सभा का निश्चित उल्लेख देखने को मिलता है गांधी जी द्वारा। और गांधी जी द्वारा ये उल्लेख किसमें किया गया था? तो गांधी जी द्वारा एक पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था हरिजन पत्र। हरिजन पत्र, तो गांधी जी ने हरिजन पत्र में जो है ये उल्लेख किया था। क्लियर। चलिएगा, इसके बाद सेकंड हमें क्या देखने को मिलता है? 1922 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत के लिए एक संविधान निर्माण का आह्वान किया गया। ठीक है, 1927 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत के लिए एक संविधान का जो है आह्वान किया गया। ठीक, फिर इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट, 10 अगस्त 1928 में एक समिति का गठन किया गया। ठीक, और इस समिति का नाम क्या था? तो इस समिति का नाम था नेहरू समिति। नेहरू समिति, और इस नेहरू समिति के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल, पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक, और इस नेहरू समिति के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई वो रिपोर्ट कहलाई नेहरू रिपोर्ट। क्या कहलाई? नेहरू रिपोर्ट। और इस समिति का गठन क्यों किया था? साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन के विरोध में। क्या? साइमन कमीशन के विरोध में जो है उन्होंने ऐसा किया। ठीक, क्योंकि ये साइमन कमीशन जो है 1928 में ही जो है इंडिया में आया था। और ये साइमन कमीशन क्यों आया था? तो ये साइमन कमीशन 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए आया था। किसके लिए आया था? समीक्षा के लिए। ठीक, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको देखने को मिलता है वर्ष 1934 में संविधान सभा के गठन हेतु पहला औपचारिक विचार M.N. रॉय द्वारा दिया गया। ठीक, अब यहां पर जिनका नाम आपको M.N. रॉय दिखाई दे रहा है, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक, इन्होंने जो है पहली औपचारिक जो है डिमांड जो है वो रखी। क्लियर। चलिएगा, आई होप आपको जो है यहां तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। आइएगा आगे लेकर के चलते हैं आपको बच्चा। फिर इसी ईयर में 1934 में 1934 में स्वराज द्वारा, ये स्वराज्य नहीं, यहां पर क्या आएगा? स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी द्वारा संविधान सभा का विचार दिया गया। ठीक, तो 1934 में स्वराज्य पार्टी द्वारा संविधान सभा का विचार जो है दिया गया। फिर इसके बाद 1934 में संविधान सभा के गठन व संविधान तैयार किए जाने की मांग कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा जो है उठाई गई। ठीक, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा,
और ये जो स्वराज्य पार्टी के द्वारा जो मांग उठाई जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये मांग जो है वो पटना में उठाई जा रही है। कहां पर? पटना में जो है उठाई जा रही है। क्लियर? आगे लेकर के चलना चाहूंगा मैं बच्चे आपको। अगला है 1942। मगर मैं 1942 पर आने से पहले, ठीक, मैं जाना चाहूंगा कहां पर? 1936 में। कहने का मतलब 1934 में संविधान सभा के गठन व संविधान तैयार किए जाने की मांग कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा उठाई गई थी, नो डाउट। परंतु इसे फाइनली पुष्टि जो की गई थी इसकी, क्या इसकी जो पुष्टि की गई थी, वो पुष्टि कब की गई थी? तो पुष्टि की गई थी 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में जो है डिक्लेयर कर दिया था कांग्रेस ने, पुष्टि कर दी थी इस चीज की। ठीक, यहां पर बात की थी उन्होंने। क्लियर? चलिए, फिर इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा, पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1942 से पहले जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने, अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग स्वीकार की थी। मांग स्वीकार की थी। ठीक, और जब इस मांग को स्वीकार कर लिया गया, देन उसके बाद जो है 1942 में जो है क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन को स्वीकृति। क्रिप्स मिशन वर्ष 1946 में ये कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत किया गया। देखिए यहां पर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। देखिए यहां पर कहने का मतलब यह है कि 1942 में यह क्रिप्स मिशन इंडिया में आया और इसने भारतीयों के सामने यह बात कही कि हम भारत में एक संविधान सभा तो बनाना चाहते हैं, मगर इस संविधान सभा का फॉर्मेशन इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने पर किया जाएगा, जिसे इंडियंस पॉलिटिशियन ने अस्वीकार कर दिया। तो यह क्रिप्स मिशन जो है बच्चा क्या हो गया? असफल। क्या हो गया? असफल हो गया बच्चा। ठीक, और असफल जब हो गया तो फिर 1946 में कौन आया? कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। पहला AB अलेक्जेंडर, दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इसके अलावा और कौन था भाई तीसरा? तीसरे व्यक्ति का नाम क्या था? कोई बताना चाहेगा? 3 थे। अभी यहां पर आपको जो है कैबिनेट मिशन के जो है अध्यक्ष जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक, और उनका नाम था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। क्या नाम था?
लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। और ये जो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस है, ये इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष। क्या थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो है वो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और इसी कैबिनेट मिशन ने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया, अर्थात संविधान सभा का जो है निर्माण किया। क्लियर है बच्चा? चलिए, आई होप आपको जो है यहां तक जो है सारी चीजें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। आगे 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। क्लियर है? इस पॉइंट को और समझा देता हूं। यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा रफ कर लेंगे। आइए देखिए, ये वाला पॉइंट है अंतरिम सरकार वाला। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है और ये कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा के लिए इलेक्शन कराता है, चुनाव कराता है। इस चुनाव में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त होता है और कांग्रेस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार का गठन करती है और यही सरकार अंतरिम सरकार कहलाती है। ठीक, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रारंभ में उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि अध्यक्ष प्रारंभ में लॉर्ड बेबिल होते हैं और फिर इनके बाद लॉर्ड माउंट बेटन बनाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है? तो ऐसे होता है। ठीक, यहां तक मैंने आपको समझा दिए सारे पॉइंट। आइएगा आगे लेकर के चल। अब तक हमने जो आपको समझाया उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजकों को सर्वोत्तम के रूप में प्रतिबिंबित करता है? ठीक, और ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्री 2023 में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजक को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? कहने का मतलब यह है कि संविधान में कौन सी चीज ये हमें बताएगी कि उसमें सर्वोच्च क्या है। ठीक, आइएगा। ऑप्शन ए है, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक, कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, यह राजनीतिक पदों और सरकारों के सृजन को सुनक करता है या बनाता है। ऑप्शन सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन डी, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूतित करता है। तो देखिए, अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें
तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सरकारें देखने को मिलती हैं, नो डाउट हमें विधि देखने को मिलती है, मगर उन विधियों का निर्माण संसद को करने का राइट दिया गया है। ठीक, राइट दिया गया है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन विधि का जो है फॉर्मेशन करेगा। ठीक, यहां पर राजनीतिक पदों की बात कही गई है और सरकार के सृजन को सुनिश्चित करना कहा गया है। तो देखिए, सरकार को सुनिश्चित किया जा सकता है, मगर सरकार जो है राजनीतिक पदों पर व्यक्तियों को अपॉइंट करती है, तो यह भी बात कहीं तक ठीक नहीं है। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है। नो डाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक, इन दोनों की जो पावर्स हैं या शक्तियां हैं, इन शक्तियों को क्या करता है, परिभाषित करता है। परिभाषित करने के बाद इन्हें इनकी लिमिटेशन भी बताता है या बाउंड्रीज भी बताता है, तो इन्हें जो है सीमाबद्ध भी करता है। अर्थात ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को डिस्ट्रॉय कर दे और उसकी पावर्स को अपने हाथ में ले ले। ठीक, ऐसा किसी विशेष कंडीशन में हो सकता है, अदरवाइज सामान्य स्थिति में नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर कहा गया है ऑप्शन सी जो है राइट है। प्रश्नानुसार कथन सी जो है संविधान के मुख्य प्रायोजकों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करने वाला कथन है। ठीक, आइए पढ़ते हैं क्यों। संविधान एक ओर जहां सरकार के कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है, तो वहीं दूसरी ओर नागरिकों के अधिकार की रक्षा भी करता है। और यह रक्षा किस रूप में करता है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में करता है। नागरिकों के अधिकारों के संबंध में यह सरकार की शक्तियों पर सीमा तय करता है। अर्थात फंडामेंटल राइट्स सरकार को देने ही पड़ते हैं नागरिकों को। ठीक, सरकार को नागरिकों के फंडामेंटल अर्थात मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है देने पड़ते हैं या अधिकार देने पड़ते हैं। ठीक, इसके अलावा संविधान के द्वारा ही विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी पार्लियामेंट में घुस जाएगी, पार्लियामेंट जुडिशरी में घुस जाएगी। ठीक, क्लियर है, और जो है जुडिशरी जो है गवर्नमेंट में घुस जाएगी, तो ऐसा नहीं, तीनों को सेपरेट जो है काम दिए गए हैं। ठीक, क्लियर है, इसीलिए तीनों को अलग पिलर के रूप में देखा जाता है। ठीक, विभाजित होता है जिससे ये एक दूसरे के क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न कर सके। इसके साथ ही यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है तथा सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। ठीक, तो गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटर ना बन जाए, इसके लिए यहां पर जो है सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका एक्सप्लेनेशन जो है बच्चे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ना समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अब स्वतंत्रता के पूर्व की बात हो रही है, तो हमें स्वतंत्रता कब मिली थी, हमें स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और इससे पहले की बात हो रही है। और ऑप्शन में आपके सामने क्या है, एम एन रॉय, बी आर अंबेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। हमने आपको बताया था 1934 में, क्या 1934 में एम एन रॉय अर्थात मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा इस मांग को जो है उठाया गया था। आइएगा थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। आंसर ए, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में या के प्रारंभ में एम एन रॉय ने वर्ष 1934 में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। एम एन रॉय भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार और वे मैक्सिको और भारत दोनों की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिएगा। अगर प्यारे बच्चे आपको ये सभी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक, प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप आज ही अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से इस प्रीलिम्स पॉसिबल की सीरीज को जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए आपको कोई जो है पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है, उस पीडीएफ को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन ने ये बुक आपके हर नजदीकी स्टोर तक जो है अवेलेबल करा दी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, इसको अगर आप बैक करके देखें तो भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारत और विश्व का, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, ठीक, तो ये तमाम बुकों का जो है एक जो है हम कह सकते हैं कि कलेक्शन है, जो इस बार प्रीलिम्स में आपकी जीएस की समस्या का समाधान करेंगी और इसके अलावा आपके प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाएंगी। इसीलिए इस सीरीज का नाम है प्रीलिम्स पॉसिबल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। स्वराज्य पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936 और आपका मुस्लिम लीग पार्टी 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो प्यारे बच्चे ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, और ये सर्वदलीय सम्मेलन ना 1946 में नहीं, ये 1928 में बुलाया गया था, जब साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में डिसाइड किया गया कि नेहरू समिति का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए, जिसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, और 1942 में मुस्लिम लीग नहीं, क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। ठीक, और कांग्रेस ने 1934 में बात कही थी, 1936 में तो पुष्टि की थी, मगर यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज्य पार्टी 1934, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 1936 में कांग्रेस ने जो है पुष्टि की है, मगर उससे पहले 1934 आता है 1936 से। ठीक, चलिए आएगा, लेकर के चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। व्याख्या, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज्य पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। वर्ष 1934 में स्वराज्य पार्टी द्वारा रांची अधिवेशन में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव
पारित किया गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय प्रतिनिधियों की संविधान सभा बने जो संविधान निर्माण के लिए उत्तरदायी हो। ठीक, तो ये चीज जो है कही गई थी, जो हमने आपको ओरली बता दी। क्लियर? तो स्वराज्य पार्टी ने अपने रांची अधिवेशन में आत्म निर्णय के अधिकार की मांग की थी और इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय प्रतिनिधियों की संविधान सभा बने जो संविधान निर्माण के लिए उत्तरदायी हो। ठीक, अब आइएगा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं। अब इतनी देर से आप जिस स्वराज पार्टी का नाम सुनते आ रहे हैं उस स्वराज पार्टी के बारे में जान लीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे भारतीय भाषाओं में स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। इस दल का वास्तविक नाम कांग्रेस खिलाफ स्वराज्य पार्टी था। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है और ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इस बुक में भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन के रूप में आपको नजर आएगी। ठीक, क्लियर? चलिएगा आगे लेकर के चलते हैं। आगे है क्वेश्चन आपका अगला, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा? और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीपीसीएस मेंस 2008 में आया था। ठीक, ऑप्शन ए है साइमन कमीशन। ठीक, तो साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन आया था 1928 में। भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन 1942, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा 1946, और यहां पर कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो प्यारे बच्चे, प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, मगर इस संविधान सभा का निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद जो है किया गया था। समाप्ति के बाद निर्माण की बात कही गई थी। क्या की गई थी? कही गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के और 1945 के बीच में हुआ था। ठीक, आइएगा चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। आइए, ऑप्शन सी राइट है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ठीक, आगे लेकर के चलते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को 23 मार्च 1942 को भारत भेजा। 30 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यह प्रस्ताव किसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? भारतीय राजनेताओं के सामने। भारतीय राजनेताओं के सामने। ठीक, आगे चलते हैं। जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। इस प्रस्ताव में भारतीय नेताओं के समक्ष निम्न मुख्य बातें रखी गईं। कौन कौन सी बातें रखी गई थी इस क्रिप्स प्रस्ताव में? देखिएगा, पहली बात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नए संविधान के निर्माण की
लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा देन उसके बाद जो है भारत में जो है एक संविधान सभा का जो है बच्चे गठन होगा, ऐसी बात जो है उनके द्वारा कही गई। सेकेंड पॉइंट, एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक, कहने का मतलब इंटरनली राइट आपको दे देंगे मगर फिर भी हम आपके ऊपर बैठे रहेंगे। थर्ड पॉइंट, भारतीय प्रांतों को नए संविधान को स्वीकार करने अथवा अपने लिए पृथक संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। जो लोग या फिर जो प्रांत उस संविधान को स्वीकार करना चाहे कर सकते हैं, अपना नया अलग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कहने का मतलब एक ही देश में कई देशों का निर्माण करने का प्लान था इनका। ठीक, हो सकता है कि आज इंडिया में आपको उत्तर प्रदेश देश से एक मध्य प्रदेश देश के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ती, वीजा लेना पड़ता, पासपोर्ट बनवाना पड़ता, तमाम चीजें करनी पड़ती। ठीक, तो ऐसा हो नहीं पाया। खैर आइए आगे लेकर के चलते हैं। इतिहास कुछ और बना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ठीक, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, ये यूपी लोअर में 2009 में पूछा गया है, यू के उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012, 2014, 2020 में पूछा गया है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो खुद में जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ये तो कैसे भी हो नहीं सकता। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा कि क्रिप्स मिशन तो असफल ही हो गया था। ठीक, क्लियर है। और हमने आपको कई बार बताया है कि कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा का निर्माण किया गया था और इस संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? इस प्रकार सदस्यों की संख्या, टोटल सदस्यों की संख्या 389 हो गई और ये 389 सदस्य संख्या प्रांत, कमिश्नरी और देसी रियासत से आनी थी। ठीक, प्रांतों की बात करूं तो 11 प्रांत थे, तो उनसे जो है 292 सदस्य आने थे। 4 कमिश्नरी थी, उनसे 4 ही सदस्य आने थे। देसी रियासत तकरीबन 600 प्लस थी और उनसे 93 सदस्य आने थे। ठीक, क्लियर है। चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के रूप में समझते हैं। आइए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि और प्रांतों के 4 मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से आने थे। ठीक, यहां पर प्रांतों की जगह अगर आप कमिश्नरी लिख लें, प्रांतों के 4 मुख्य आयुक्त जिनके समझ में ना आ रहे हो तो वो सिंपल भाषा में समझ लें कि यहां पर बात की जा रही है कमिश्नरी की। ठीक, इसके अलावा 93 सदस्य जो है देसी रियासत से आने थे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? और अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होना या एक सदस्य आना था। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य आना था, ठीक। और टोटल सदस्य कितने थे? 389। और इन 389 में से कुछ बाय इलेक्शन आने थे, चुनाव के द्वारा आने थे, कुछ नॉमिनेटेड होने थे। जो नॉमिनेटेड होने थे उनकी संख्या थी 93, और ये 93 नॉमिनेटेड मेंबर देसी रियासत से आने थे। इलेक्शन के थ्रू 296 मेंबर आने थे, और ये प्रांतों और कमिश्नरी से आने थे। प्रांतों से 292, कमिश्नरी से 4, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 296, ठीक। यहां आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ये चुनाव जो होना था वो अप्रत्यक्ष होना था, इनडायरेक्ट। और इस इनडायरेक्ट चुनाव में प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों को मतदाता बनाया गया, मतदाता बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिएगा अब चलते हम एक्सप्लेनेशन की ओर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। आगे आइए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि, जो मैंने आपको बताया कि एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या के अनुपात में था। प्रत्येक प्रांत के लिए स्थानों का आवंटन उसकी जनसंख्या के अनुसार किया गया, जो वहां के प्रमुख समुदाय के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था। मुख्य रूप से 3 समुदाय, सामान्य, मुस्लिम और सिख। कहने का मतलब यह है कि ये जो 292 सदस्य जो प्रांतों से आने थे निर्वाचन के द्वारा, इन 292 सदस्यों को 3 समुदाय में बांटा गया। 3 समुदाय में विभाजित किया गया। पहला सामान्य, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, ठीक। तो इन 3 कैटेगरी में जो है बांटा गया। आगे, तथा प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते थे। कहने का मतलब कि इन सदस्यों को जो निर्वाचन के द्वारा चुना जाना है, तो वो निर्वाचन में मतदाता कौन होंगे? तो मतदाता होंगे विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य, और ये सदस्य कौन से होंगे? इन्हीं 3 वर्गों के होंगे, ठीक है। ये बात कही गई। आगे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। जो हमने आपको बताया वही चीज जो है यहां पर जो है कही गई है। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपको जो है ये तमाम चीजें जो है बच्चा समझ में आ गई होंगी, ठीक। सोनम देवी जी, स्वागत है बिटिया आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म
आईएएस विद अरिहंत में, जहां मैं केजीएफ सर जो है आपका स्वागत करता हूं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है बच्चे आपका, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मैंने आपको जो है कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम बताए थे, और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो कैबिनेट मिशन बच्चा 1946 में जो आया था, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। क्या था? 3 सदस्यीय वाला कैबिनेट मिशन था, ठीक। और इनके जो है मैंने आपको नाम भी बताए थे, ठीक। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये दोनों सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे। और विलियम वुड कुछ नहीं थे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, आपको बता देना चाहता हूं कि ये अध्यक्ष तो थे, मगर ये उस समय एक पोस्ट पे भी थे, और उस पोस्ट का नाम था भारत सचिव। किस पोस्ट पे थे? भारत सचिव की पोस्ट पे थे ये उस समय, ठीक। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रिटेन में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर की अगर मैं बात करूं तो ये नौसेना मंत्री थे। कौन थे? नौसेना मंत्री। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर, वहां से आपको और भी चीजें जो है जानने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, यह हमने देख लिया। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, जिसमें कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन का कार्य भारत को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं की तलाश करना था। क्लियर? कहने का मतलब यह है जो ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम थे, इनकी जो कैबिनेट मंत्री थे, क्या थे? कैबिनेट मंत्री जो थे, उन कैबिनेट मंत्रियों में से 3 मंत्री इन्होंने भारत भेजे। और ये 3 मंत्री भारत आने के बाद कैबिनेट मिशन के नाम से जाने गए, जो कि 1946 में इंडिया आए। ठीक? क्लियर है? क्यों आए वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। और ये 3 मंत्री किस किस पोस्ट पे थे ये हमने आपको बता दिया। भारत सचिव थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर थे आपके नौसेना मंत्री। ठीक है? क्लियर है? चलिए लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन जो है आपका होने वाला है आज होमवर्क। इसका आंसर आप लोग जो है मुझे इस क्लास के समाप्त होने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक?
और बताएंगे इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक, क्वेश्चन बड़ा ही इजी जो है मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है, तो आप लोगों को आंसर करना है। ठीक, बाकी का मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। ठीक, और जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चे, आप किसी भी प्रकार से, क्या किसी भी प्रकार से जो है इस बार प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाइए। अरिहंत पब्लिकेशन की इस खूबसूरत सी नायाब पुस्तक के साथ, ठीक, जिसका नाम ही है क्या, प्रीलिम्स पॉसिबल। ठीक, तो इस प्रीलिम्स पॉसिबल की तमाम बुक, चाहे वो भारतीय राज्य व्यवस्था हो, चाहे वो भारतीय इतिहास हो, चाहे वो भारत और विश्व का भूगोल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो विज्ञान हो, तो इन सभी बुकों को जो है आप किसी भी बुक सेलर की शॉप से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये पुस्तक अच्छी लगी हो, हमारी ये श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को, इस सेशन को जितना आप अन्य ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं, शेयर करना न भूलिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।